डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। CPG डबल ई 2023 जिसके एग्जाम 2 दिन पहले हुए हैं या कल ही हुए हैं, शायद कल हुए हैं। यस, कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी के लिए मुझे इतने रिक्वेस्ट मिले हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि इतने स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा। आई एम फ्लडेड विथ मैसेज, थैंक यू वेरी मच। और इसलिए मुझे, जबकि आज मैं 2 पेपर एनालाइज कर चुका हूं और बहुत थकाने वाला एक्सरसाइज था यूजीसी नेट के 100 क्वेश्चन को एनालाइज करना, लेकिन फिर भी मैं इस लेट इवनिंग में इसको एनालाइज कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया है। लेकिन ये पेपर इतना ब्यूटीफुल है, इसमें मिक्सचर है। देखिए, ये पेपर उतना आसान नहीं है जितना कि 2 साल के पेपर थे, थोड़ा सा टफर साइड में है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये हर एग्जाम के लिए, खास करके CUET PG के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे सभी स्टूडेंट इससे फायदा उठाएंगे। सो लेट अस बिगिन CPG डबल ई 2023 कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी 2023 पेपर एनालिसिस इन पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू। यदि आप कोई भी इंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, यदि नेक्स्ट ईयर 2024 के ले रहे हैं तो वेट मत कीजिए। यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो ये 2 बुक के साथ तैयारी अभी से शुरू कीजिए। यदि आप अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस 2 बुक के साथ। इसकी लिंक यहाँ पे दी गई है, इसको आप क्लिक तो नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक भी दी जाएगी, वहां आप क्लिक करके सीधा अमेजन पे इसको आप ले सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट। सो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा मैंने कहा कि ये पेपर उतना आसान नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता चला गया है। मैंने 2 साल का एनालाइज किया था। 21 वाज प्रेटी इजी, 22 थोड़ा उसको मीडियम बनाया था, और ये मेरे हिसाब से मीडियम टू टफ हैं कई क्वेश्चन, और बहुत कहीं यूजीसी नेट से ले लिया है, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर से कॉपी पेस्ट है, और कुछ इन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए भी हैं। सो लेट अस बिगिन। इसमें कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। Integration of political science with other social science is basic principle of what? Traditionalism, behavioralism, liberalism, post behavioralism. ये देखिए, ये कहना क्या चाहता है कि यदि आप बिहेवियरलिज्म को लें, आप कंफ्यूज में काफी कर सकते हैं। ट्रेडिशनलिज्म तो कभी होगा नहीं, लिबरलिज्म कोई नाता नहीं, इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन बिहेवियरलिज्म क्या कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके, उसके ट्रेंड पैटर्न को देख के हम काफी सोशल साइंस के चीजों को समझ सकते हैं, चाहे सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो। तो ये सोशल साइंस को इंटीग्रेट करता है बिहेवियरलिज्म, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर लेवल पे ये लिंक करता है। सो करेक्ट आंसर इन माय व्यू शुड बी बिहेवियरलिज्म। Which of the following theory of democracy accord high priority to political rights of citizen? तो आप देखेंगे कि लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जो हम लोगों ने भी अपनाया है, लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो फंडामेंटल राइट की बात करता है मैग्ना कार्टा के टाइम से। आगे आपको मैग्ना कार्टा पूछा भी जाएगा, तो इससे ज्यादा कहीं नहीं है। मार्क्सिस्ट में तो फंडामेंटल राइट उतनी होती नहीं है। इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, एक अलग टाइप की, इसी का एक वेरिएंट है। लेकिन लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी डेफिनेटली पॉलिटिकल राइट ऑफ सिटीजन को इंपॉर्टेंस देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इको यूरोसेंट्रिज्म? ये बहुत अच्छे से इन्होंने डेफिनेशन नहीं दिया है। इसमें सबसे अच्छा डेफिनेशन जो है इन चारों में, तो वो ये है कि यूरोसेंट्रिज्म इज thought style in which assessment and evaluation of non-European societies are couched in terms of cultural assumptions and biases of Europeans. ये बेसिकली इथनोसेंट्रिज्म है यूरोप के नजरिए से। यहाँ पे तो अनबायस्ड कंपैरिजन कहता है, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे यूरोसेंट्रिज्म डिस्क्राइब्स ओनली यूरोपियन सोसाइटी का, ऐसा भी नहीं है। बेसिकली ये डिस्क्राइब तो किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन करते हैं, जिसको एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म कहा था। मतलब यूरोप को वो सेंटर मानते हैं, कोई भी थिंकर यदि माने, यूरोप के कल्चर सिविलाइजेशन को बेस्ट मानते हैं, यूरोप में जो वैल्यू है, नॉर्मेटिव वैल्यू, उसको नॉर्मल मानते हैं, उसको वो वही सही है। और यदि इन सब को मान करके यदि पूरे दुनिया में वो पॉलिटिकल थ्योरीज या पॉलिटिकल फिनोमिना को एनालाइज करें, कंपेयर करें, दूसरे कल्चर कंपेयर करें, और सब में ये सोचते हुए कि ये हमसे कितना अलग है, यूरोप से कितना नीचे है, तो ये यूरोसेंट्रिज्म है। During the Enlightenment of 18th century, scholars emphasized on supernatural, नहीं, वो साइंस, रीजन, रैशनलिटी पे बेस्ड जो समाज की, जिससे मॉडर्निटी आया कि रिलीजन को छोड़ो, साइंस की तरफ देखो, डॉगमास पे मत जाओ, रीजन रैशनलिटी पे जाओ, हर चीज को अपने खुद समझ करके उस पर डिसाइड करो, इस तरह की थॉट। सो स्कॉलर डिनाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक, नो, उल्टा है, स्कॉलर्स बिलीव्ड ह्यूमन सोशल लाइफ कुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। तो ये इनलाइटनमेंट का था, मतलब बेसिकली रीजन बेस्ड सोसाइटी,
बुद्धि तर्क पर आधारित समाज और सामाजिक रचना। इथिकल न्यूट्रलिटी का उल्टा क्या होगा ये कह रहे हैं। तो जजमेंटल सोशल साइंस, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब एक लैंग्वेज प्ले है। इथिकल न्यूट्रलिटी मतलब कि आप इथिकली जो है, आप जैसे मान लो कोई सपोज किसी समाज में डॉग को काट के खाया जाता है, तो इथिकल न्यूट्रलिटी है कि आप उसको एवोर नहीं करोगे, नहीं कहोगे वाह ये क्या गंदा है, तो इथिकल न्यूट्रलिटी है। उसका उल्टा जजमेंटल सोशल साइंस है, आप जज करोगे कि नहीं वो गलत है, ये तो बिल्कुल ऐसा करना गलत है, मतलब आप जज बन जाते हो किसी भी सोशल प्रैक्टिसेस ट्रेडिशंस के। Who said, sorry यहाँ पे थोड़ा फ्रेंड जैसा दिख रहा है, who said rights are in fact those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best। ये हेरोल्ड लास्की का बहुत फेमस कथन है राइट्स के बारे में, स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स, ये भी उनका एक कथन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट इज एसोसिएटेड विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये हम लोग सब जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से ही नेचुरल राइट की प्रथा आती है। नेचुरल राइट मतलब क्या है कि नेचर में जब हम थे बिना पहले स्टेट या सोसाइटी के बने हुए, तो हमें कुछ राइट्स मिले थे, लाइक लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। वो स्टेट या सोसाइटी हमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वो नेचर द्वारा राइट है जो इनएलिनेबल है, कोई छीन नहीं सकता हमसे। और स्टेट बनी ही इसलिए है कि नेचुरल राइट को वो आगे बढ़ाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब सही है। अगस्त कॉम्टे जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा सकते हैं, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। सेगमेंट फ्रेड साइकोलॉजी के सब बहुत बड़े विद्वान फ्रेड, और एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कही है उसके एक प्रणेता, मतलब प्रोपाउंडर। एंड हेरोडोटस एक फेमस हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बेसिकली नहीं है इसलिए यहाँ पे। Which of the following is not a characteristic of sovereignty? Sovereignty फिर 16th century से आने लगा, जीन बोदिन, फिर हॉब्स, फिर लॉक, रूसो, और सोवरेंटी की कई फिर जॉन ऑस्टिन ने जो है अलग तरह से परिभाषित की। सोवरेंटी मतलब क्या है कि कोई एक टेरिटरी में रहने वाले लोग जो हैं उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है। Nobody governs them, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और किसी के बिना किसी परमिशन के। अब इस सॉवरेंटी को कौन एंजॉय करता है? ऑफ कोर्स स्टेट तो किसी ने देखा नहीं है, तो उस समय की गवर्नमेंट या कुछ लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं उस सॉवरेंटी को एंजॉय करते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो यहाँ पे कि सॉवरेंटी का फीचर क्या है कि ये परमानेंट होता है, ये नहीं कि टेम्प्रोरी, कभी रहा सॉवरेन कभी नहीं रहा। इनडिविजिबिलिटी है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सॉवरेन इसके पास भी इसके पास भी, डिवाइड नहीं होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति या समूह या किसी संस्था इसमें एकदम निहित होता है। इम्प्रेस्क्रिप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है इनएलिनिएबल। यहाँ पे आप देखिए मैंने इसका डिक्शनरी मीनिंग दिया, नॉट सब्जेक्ट टू प्रिस्क्रिप्शन और इनएलिनिएबल, कोई छीन नहीं सकता है, तो ये भी है। ट्रांसफरेबल नहीं होता है, तो ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेंटी। ऐसा नहीं है कि आप सॉवरेंटी अपना उसको दे दें इसको दे दें। ऑफ कोर्स जनता जो अपनी सॉवरेंटी कुछ समय के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको सौंपती है, लेकिन उसको ट्रांसफरेबिलिटी तो आप नहीं कह सकते हैं, एक तरह का डेलीगेशन है। Locke supported the concept of लॉक बेसिकली पॉपुलर सॉवरेंटी को सपोर्ट करते थे कि जो सॉवरेंटी है वो पीपल में बसती है, लेकिन एक पल के लिए वो जो है, जैसे मैंने बताया, कुछ समय के लिए वो गवर्नमेंट को देते हैं। तो सॉवरेंटी ऑफ द जनरल विल कह सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सॉवरेंटी तो कहना मुश्किल है, स्टेट विदाउट सॉवरेंटी हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी जो हॉब सपोर्ट करते थे लॉक सपोर्ट नहीं करते हैं, तो एक ही बच जाता है। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, सॉवरेंटी ऑफ द जनरल विल। यहाँ आप याद रखिए, और सभी मेरे स्टूडेंट जो इस पेपर को सुन रहे हैं जो आगे कोई एग्जाम देंगे, कि लॉक ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, जिसको कि और आगे बढ़ाया रूसो ने। ये सॉवरेंटी पीपुल में रिसाइड करती है, लेकिन हाँ लॉक का ये कहना था कि पीपुल अपने सॉवरेंटी को रिप्रेजेंट कर सकती है थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्शन के थ्रू जो हम लोग करते हैं। लेकिन रूसो का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, वो सॉवरेंटी पीपुल में ही रिसाइड करती है। The ideal that the state represents the highest morality was emphasized by, तो स्टेट को एक हाईएस्ट मोरल अथॉरिटी मानने वाले या मोरल इंस्टीट्यूशन मानने वाले जीन बोदिन थे, फ्रेंच, जिन्होंने कि पहली बार जो है इस बुक में द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ पॉलिटिकल सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न काल में आप देख सकते हैं 16th सेंचुरी में जीन बोदिन ने दिया। जो अभी आप फीचर देख रहे थे कि इनएलिनिएबल है, ट्रांसफरेबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, ये सब जीन बोदिन का ही दिया हुआ है।
Who said that the state should not interfere in the self-regarding action of the individual? ये तो कितनी बार मैंने पढ़ा है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, जॉन स्टुअर्ट मिल। सेल्फ रिगार्डिंग ऐसा एक्शन है जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट केवल उस व्यक्ति पे ही पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल कई बार देता हूं कि कमरा बंद करके कोई यदि मॉडरेट अमाउंट में कोई वाइन कोई व्यक्ति पी रहा है, अपने पैसे से खरीद के, उस किसी को हार्म नहीं कर रहा है, तो कोई किसी भी सोसाइटी या स्टेट को कोई हक नहीं है कि इस तरह के एक्शन को वो रेस्ट्रिक्ट करे। द मोरल थ्योरी ऑफ राइट, ऑफ कोर्स ये जो मैं कह रहा हूं वो उस राज्य में जहां पे कि जो पीना जो है या शराब पीना अल्कोहल पे बैन नहीं है, यदि है तो फिर तो स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। द मोरल थ्योरी ऑफ राइट इज ऑल्सो नोन एज, तो आइडियलिस्ट थ्योरी, मोरल और आइडियलिज्म तो मिला हुआ है ना, ये हिस्टोरिकल है ना लिबरल है ना लीगल है। तो मोरल थ्योरी ऑफ राइट जो जैसे इमैनुअल कांट देते हैं और कई कई लोग जो है मोरल थ्योरी, मतलब हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है दूसरे को राइट मुहैया कराना। डायलेक्टिक प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री जो डेवलप करती है, तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे यहाँ कन्फ्लिक्ट बट विदाउट कंट्राडिक्शन, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंट्राडिक्शन तो होती है, कन्फ्लिक्ट भी होती है। कंट्राडिक्शन बट विदाउट कंट्राडिक्शन होगा तो कन्फ्लिक्ट भी होगी। एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट तो होता नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट एंड कंट्राडिक्शन से जो सोशल प्रोग्रेशन होता है, जो मार्क्स ने जिस टाइप से बताया था, दैट इज डायलेक्टिक। खिंचाव से आप हेगल का याद कीजिए तो एक थेसिस है, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, इस टाइप से आइडियाज का प्रोग्रेशन होता है। मार्क्स का देखिए तो फोर्सेज एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज जो है वो जब टेंशन में होते हैं तो वो रिवोल्यूशन होती है, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स वही यहाँ पे वही चीज है, डिसहार्मनी बिटवीन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जब ये काफी ज्यादा डिसहार्मोनियस हो जाता है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कौन ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन अपना लेबर देता है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितने भी टेक्नोलॉजी और जो साधन है प्रोडक्शन के, जब उसमें बहुत डाइकोट मतलब एक तरह से कंट्राडिक्शन या खिंचाव पैदा होता है जो रिकनसाइल नहीं हो सकती है, तो फिर एक तरह का रिवोल्यूशन आता है। द सिचुएशन इज राइप फॉर रिवोल्यूशन। जैसा हमेशा से होता आया है कि मास्टर स्लेव सोसाइटी जो है उसमें जब ये खिंचाव आया तो ये फ्यूडल सोसाइटी में बदला। फ्यूडल सोसाइटी में जब ये टेंशन हुआ फोर्सेज एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, उसमें टेंशन हुआ तो सोशलिस्ट सोसाइटी, और उसमें फिर फाइनली जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट करती है। तो मेरे अनुसार से ये होगा। वैसे आप कंफ्यूज जो हैं इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये सही आंसर। गवर्नमेंट इज फोर्स टू फॉलो मॉडरेट पॉलिसी यदि कोलिशन गवर्नमेंट हो तो। कोलिशन गवर्नमेंट होने पे गवर्नमेंट जो है एक तरफा फैसला बहुत तेजी से नहीं ले पाती है, वो बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं। तो स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होती है कोलिशन गवर्नमेंट, सबको साथ लेके चलना होता है, कंसेंसस से चलना होता है, सबकी बात सुननी पड़ती है, इसलिए वो मॉडरेट जो है पॉलिसी फॉलो करती है। कई बार सिटीजन के लिए वो अच्छा भी हो जाता है। हु कॉल्ड पॉलिटिक्स ए मास्टर साइंस? ऑफ कोर्स एरिस्टोटल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में कि हु कॉल्ड पॉलिटिक्स ए मास्टर साइंस? ही वाज हिमसेल्फ कॉल्ड मास्टर साइंटिस्ट। Which of the following approaches demand relevance and action? तो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच जो है उसमें सब्सटेंस, रिलेवेंस, एक्शन, वैल्यू, फैक्ट, इंटीग्रेशन, इन सब की बात आती है। इसका 7 क्रीडो है, 7 प्रिंसिपल, और ये आपको याद कर लेना चाहिए, मेरे गाइड में भी है, याद देख लीजिएगा। सेपरेशन ऑफ इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, मतलब मोरलिटी को पॉलिटिक्स से अलग करने वाले ऑफ कोर्स मैकियावेली थे, मोरल इनडिफरेंस, और तब से ये हुआ है कि पॉलिटिक्स के अलग अपने जो है मोरल रूल रेगुलेशन हैं, रूल नॉर्म्स हैं। जो कन्वेंशनल मोरालिटी जो समाज में होती है, व्यक्ति के लिए होती है, वो पॉलिटिक्स पे लागू नहीं होता है। वाइड मैकियावेली। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस फर्स्ट जो है एरिस्टोटल ने दिया था। यहाँ ये भी आपको याद रखना चाहिए, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ कि उनके लिए जस्टिस जो है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, जिसको आप इक्विटी कहते हैं, उस पर आधारित होना चाहिए। फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड जो वर्क है वो हेगल का है, हेगल ने ये बुक लिखा है। ऑफ कोर्स मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, आप एक बार और चेक कर लीजिएगा कि फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, मुझे लगता है यस हेगल, बट मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। दोज हु आर एक्टिव अगेंस्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट आर नोन एज, जो स्टेट को, कोई भी फॉर्मल अथॉरिटी को, हिरार्की को, कोएर्सिव अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, वो एनार्किस्ट हैं। क्योंकि एनार्किस्ट ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन नेचर इतना पॉजिटिव है कि खुद हम बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी डंडे के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी हिरार्की के हम अपने पर्सनल और पब्लिक दोनों लाइफ को मैनेज ब्यूटीफुली कर सकते हैं। एनार्किस्ट, गांधी जी खुद अपने को एनार्किस्ट मानते थे, वो भी अथॉरिटी एंड हिरार्की को नहीं मानते थे। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
accorded a position of primacy, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को किस अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट के ऊपर रख दिया, ये करने वाला जो है 42nd अमेंडमेंट था, और जिसको बाद में 44th अमेंडमेंट से काफी रिस्टोर कर दिया गया। अभी के समय में केवल एक 39BC, ये जो दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए है, कि गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए कर सकती है, स्टेप ले सकती है, वो उसको जो है आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर रखा गया एक तरीके से, क्योंकि इन दोनों फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम को यदि वो बाधित भी करती है, हिंडर करती है, तब भी वो जो है 39BC के तहत जो डीपीएसपी है वो वैलिड रहेगी। लेकिन अदरवाइज जो है नाउ दोनों को बैलेंस मेंटेन किया गया। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, इमरजेंसी के दौरान, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। As an integral part of the parliament, the president performs the following legislative function। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे आपको 3 ही है, मतलब एक तो गलत है ही 4 में से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, he can dissolve the 2 houses of parliament। आपको पता है कि जो सेकेंड हाउस पार्लियामेंट का है, राज्यसभा, वो कभी डिसॉल्व हो ही नहीं सकती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। तो 3 को निकाल दीजिए। जैसे ही 3 को निकालेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन सही बचेगा, 1, 2, 4। पढ़ लीजिएगा, प्रेसिडेंट ये सारे चीज करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाती है। Which of the following has been wrongly listed as a feature of the right against exploitation? Right against exploitation आर्टिकल 23-24 में है, उसमें ये भी लिखा गया है, ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया है, बेगार नहीं करना है, फोर्स लेबर नहीं करना है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, सेल, खरीद जो ह्यूमन की होती है वो सब प्रोहिबिटेड है। तो नन ऑफ दीज होगा, मतलब सभी मेंशन्ड है इसमें, कोई रॉन्ग इसमें है नहीं, तो नन ऑफ द अबव। द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्यों बुलाया था? आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन है केवल एक ही कंडीशन में, जहां ऑर्डिनरी बिल में यदि ऐसी डिस्प्यूट हो जाएगी जिसके लिए दोनों को ज्वाइंट सेटिंग बुलानी पड़े, जो कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं और उसको प्रिजाइड ओवर जो है स्पीकर लोकसभा करते हैं। सो व्हेन ए बिल पास बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, इस टाइप की जो बातें हैं, या कोई अमेंडमेंट दूसरे हाउस ने दिया, दूसरा हाउस नहीं मान रहा है, नेशनल इमरजेंसी में नहीं कोई है, टैक्सेस के लिए कोई नहीं है, मनी बिल के लिए सब नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स। तो ये आर्टिकल 33, ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन मुझे लगता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि आर्टिकल 33 पे भी क्वेश्चन किसी ने बनाया है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि मेंबर ऑफ आर्म फोर्स होते हैं, उनको कुछ फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 33 कहता है कि वहां पे कुछ फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट बाय लॉ इनैक्ट करके कुछ फंडामेंटल राइट को आर्म फोर्सेस को डिनाई कर सकती है नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये पार्लियामेंट को ये पावर है बाय लॉ। द मेन इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी में सब कुछ होता है, सैलरी घट सकती है, फाइनेंशियल कैनन ऑफ प्रूडेंस अपनाया जा सकता है, बहुत सारे रोक सरकार लगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जो है इसमें कोई फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देंगे। ये नेशनल इमरजेंसी में तो हो सकता है, इसमें नहीं। तो इसलिए थर्ड को आप हटा दीजिए तो केवल एक ही बच जाता है, 1, 2, 4, आर्टिकल 360। The cases involving enforcement of fundamental right falls under the extensive original jurisdiction of Supreme Court. Otherwise, Article 131 जो है original jurisdiction है, federal jurisdiction जो लड़ाई स्टेट और सेंटर या कुछ स्टेट और कुछ स्टेट और सेंटर के बीच हो। एपिलेट जो है वो 133 के आगे 3-4 हैं, बहुत तरह के अपील हैं, सिविल केस में, जो क्रिमिनल केसेस में, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो है। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन 143 आर्टिकल कहता था जहां प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन लॉ। अब उसी पे है एडवाइजरी ओपिनियन जो 143 के तहत है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बिल्कुल बाइंडिंग नहीं, कोई बाइंडिंग नहीं, किसी भी कंडीशन में बाइंडिंग नहीं, एडवाइस कभी बाइंडिंग होती भी नहीं है। और इवन सुप्रीम कोर्ट उस एडवाइस देने के लिए भी बाइंड नहीं है, अनलेस कि वो आर्टिकल 131 के तहत पूछा गया हो। अदरवाइज जो है सुप्रीम कोर्ट पोलाइटली डिनाई भी कर सकती है कि हमें नहीं एडवाइस देना है। 31 देखिए, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट, मतलब ये लंबा चौड़ा जो इंग्लिश में हिंदी में बोलता हूँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के हाथ ऐसे बंधे हुए नहीं थे कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही चलेगा। इसको बांध दिया गया एकदम, प्रेसिडेंट को बिल्कुल एक तरह से उसको रिंग फेंस कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट से, जिसमें यह कह दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही चलेगा। द वेरियस फीचर्स जो हमने बोरो किया है तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गवर्नर का ऑफिस हमने जो है अपने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, काफी लैंग्वेज उसके, इस चलते ही गवर्नर को बहुत सारे पावर भी मिल गए हैं।
जिसका कि वो कई बार दिखता है कि कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। जुडिशियल रिव्यू हम लोगों ने यूएसए से लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आयरिश से, और पार्लियामेंट एंड कैबिनेट सिस्टम ब्रिटिश। तो इसको आप उतनी ज़रूरत भी नहीं है, समझ लीजिए बी की 4, तो बी के 4 से ही एक क्रैक हो जाता है, एक जानने से ही क्रैक हो जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस जो यूएसए में है, वो टू वर्क टुगेदर किसके लिए बेसिकली है, जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसके बीच में चेक्स एंड बैलेंस की बात है। इनफैक्ट चेक्स एंड बैलेंस उसी 2 और 3 ऑर्गन के बीच में होती है कि कोई जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में ना घुस जाए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर या जुडिशरी के डोमेन में ना घुस जाए, अपने अपने डोमेन में रहे, तो लिबर्टी जो है सिटीजन की बढ़ती है। मॉन्टेस्क ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। प्रिजनर डिलेमा जो है वो गेम थ्योरी से रिलेटेड है। आपको कई बार मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो चलिए अभी नहीं, नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा। एजर्सन है, इन रिसेंट ईयर्स वेलफेयर स्टेट इज ग्रेजुअली डिमिनिशिंग। इसका मतलब यह है कि जो वेलफेयर पॉलिसीज है कि फ्री राशन देना, फ्री घर देना, फ्री गैस देना, ये सब जो है ये ताकत कम, अब इंडिया में कम नहीं हो रही क्योंकि हम बहुत पावरफुल इकोनॉमिक अभी स्टेट हैं और हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। लेकिन एक समय था जबकि हम लोग को भी मना किया गया था वॉशिंगटन कंसेंसस, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम एंड एलपीजी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के तहत। तो कई कंट्री को जो है रोक दिया जाता है कि नहीं, आप ज़्यादा खर्च नहीं करोगे क्योंकि आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो आपने तो हमें प्रॉमिस किया है आईएमएफ को। और ऐसा क्यों करती है दुनिया, मतलब ये दुनिया जो है अमेरिका की दुनिया, क्योंकि यदि आप सरकार खर्चे कम करेगी, उन लोगों का मानना है कि हम डेवलपिंग कंट्री की सरकार जो है वो फाइनेंशियली प्रूडेंट नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा खर्च करती है इन सब फ्रीबीज पे जिसका जनता को फायदा नहीं पहुंचता है क्योंकि करप्शन है, और ऐसे खर्चा करके जो है वो वोट लेना चाहती है, और उससे जो है इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, उससे वहां पे प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है, उससे पूरी दुनिया को नुकसान होता है कि कोई भी यदि हाई कॉस्ट इकोनॉमी होगा तो वो जो है वर्ल्ड के रिसोर्सेज को मतलब इन इफिशिएंटली जो है वो कंज्यूम करेगा, लाइक दैट। इस बेसिस पे जो है रोक देती है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द सॉवरेंटी ऑफ स्टेट इज एट स्टेक, ये इसको एक्सप्लेन तो करता ही है बहुत तरीके से, इसलिए 1 इसका होगा कि दोनों सही हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी कहते हैं, ये साइन हुआ था, एन यहाँ पे एन है, ध्यान दीजिएगा, एनपीटी साइन हुआ था 68 में और लागू हुआ था 70 में, दोनों डेट को याद कर लीजिए, यहाँ पे चूंकि साइन है तो 68। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, ना रेटिफाई किया, याद रखिएगा। पार्टीशन इज ए मेथड, और ये आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। पार्टीशन मतलब किसी कंट्री को यदि हम बांट दें, तो जैसे कि अभी रसिया जो है एक तरीके से यूक्रेन को पार्टीशन कर रहा है, कुछ को अपने में मिला रहा है, तो वो बैलेंस ऑफ पावर है, ब्रूट बैलेंस ऑफ पावर, मतलब कि यदि हम ऐसा कर देंगे तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा। कई बार ऐसा किया गया, आपको पता है जर्मनी को बांटा गया है, बड़े बड़े कंट्री को काट छांट कर दिया गया है, खास करके जर्मनी के साथ ऐसा काफ़ी हुआ है। जापान के बहुत सारे टेरिटरी को ले लिया गया, चाइना के साथ ऐसा हुआ था, तो बैलेंस ऑफ पावर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ये तो आप कॉमन सेंसिकल है कि आर्म्ड इंटरवेंशन कैसे पीसफुल हो सकता है, ये सब जो है मेडिएशन, एडजुडिकेशन, गुड ऑफिस, लेकिन आर्म्ड इंटरवेंशन कैन नॉट बी पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। यूएन पीस कीपिंग को फोर्स को हम ब्लू हेलमेट कहते हैं क्योंकि वो ब्लू हेलमेट पहनते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्ले अ वाइटल रोल विथ रिगार्ड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की बात है। इसके बाहर भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है सिंपल मेजोरिटी से, स्टेट की बाउंड्री, स्टेट क्रिएशन एंड अदर्स। तो इसमें सब कुछ सही है क्योंकि आप देख सकते हैं 3-3 है, एक तो गलत होगा ना, तो ये है कि इट रेटिफाइज द अमेंडमेंट प्रपोज बाय द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर को ये नहीं है राइट कि वो अमेंडमेंट इनिशिएट करे, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती, तो उसको रेटिफाई करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए 1, 2, 3 ही सही है, 4 को आपको काट देना है। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज परस्यूट ऑफ पावर, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, परस्यूट ऑफ पावर, रियलिज्म। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है वो पीस पैलेस हेग में जो है, हेग नीदरलैंड में है, वहां पे है, और उसी बिल्डिंग में ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी ऑफिस है। अकॉर्डिंग टू मॉर्टन कापलान, द मोस्ट लाइकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, इन्होंने ये सिस्टम थ्योरी जो IR में है उसके बहुत बड़े थिंकर हैं। इन्होंने जो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम को एनालाइज किया है in terms of loose bipolarity, tight bipolarity, unipolar and international system, तो इसका फाइनल जो फॉर्म है वो इंटरनेशनल सिस्टम के फॉर्म में आता है। आप और इसको पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन UGC नेट में बहुत पॉपुलर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स फॉर ए जेंडर सेंसिटिव एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये तो फेमिनिज्म छोड़ के और कौन होगा, मतलब ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें है, कुछ क्वेश्चन आगे जाके और इजी होते चले गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग आसियान। तो आसियान जो कंट्री, जो 10 कंट्री मिल करके उन्होंने जो रीजनल फोरम बनाया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 से बनी है। 1967 देख लीजिए कब हुआ था, लेकिन बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, जहां 5 कंट्री ने, बाद में 5 कंट्री और मिले, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम एक रीजनल फोरम बनाएंगे। 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मैग्ना कार्टा से पहले कोई नहीं, मैंने कहा था आगे डिस्कस करेंगे। 1215 में किंग जॉन थे ब्रिटेन में, उन्होंने वहां के वेल्दी सिटीजन को, याद रखिए कोई नॉर्मल सिटीजन नहीं थे, प्रॉपर्टी सिटीजन, उनको एक सिटीजन चार्टर दिया था, मतलब कि ये आपके हक हैं और राजा उन हक में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। उस समय से फंडामेंटल राइट की परिकल्पना आई, मैग्ना कार्टा। Who among the following gave the concept of bounded rationality? Of course, Herbert Simon. Bounded rationality क्या होती है? Rationality मतलब ये होती है कि आप में इतनी बुद्धि है, इतनी रीजन है कि आप जब डिसीजन लेते हो तो हर जो अल्टरनेटिव है उसको ठोक बजा के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आप देख सकते हो कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सबसे कम कॉस्टली, सबसे कम बेनिफिट, उसको चुन लेते हो। इस तरह की रैशनलिटी हम लोग में होती नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में, हर्बर्ट साइमन का कहना है, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है, हमारे पास एनर्जी कम होता है, इंफॉर्मेशन लेने की कैपेसिटी कम होती है, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी कम होती है। इन सब के चलते हमारी रैशनलिटी बाउंडेड होती है। कई बार हम बाइस्ड होते हैं, कई बार ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म जो है उसके चलते हम जो है बाधित हो जाते हैं, हमारी रैशनलिटी बाउंडेड हो जाती है। तो बाउंडेड रैशनलिटी के चलते हम ऑप्टिमाइजर, एक तरह का हम सेटिस्फाइजर हो जाते हैं, ऑप्टिमाइजर हो जाते हैं, मैक्सिमाइजर नहीं रह जाते हैं। और इस तरह का डिसीजन लेने वाले जो है इकोनॉमिक मैन नहीं होते हैं। इकोनॉमिक मैन परफेक्ट रैशनलिटी शायद दिखा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मैन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है जो बाउंडेड रैशनलिटी से सफर करता है, इसलिए उसके डिसीजन जो है वो जस्ट गुड एनफ होती है। बेस्ट डिसीजन लेने के लिए तो अनंत काल का टाइम चाहिए, अनंत एनर्जी और कैपेबिलिटी चाहिए। हर्बर्ट साइमन। द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको जानना भी चाहिए कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो मेथड एनालिसिस की है, जो गैब्रियल अल्मंड ने और पावेल ने निकाला था, उस पे बेस्ड है। और ये डेवलपिंग कंट्री के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी बाय फ्रेड रिग्स। प्रिज्मेटिक सोसाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस? कंसेंसस ओरिएंटेड है, अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, रिस्पॉन्सिव है, इंक्लूसिव है, लेकिन ओपेक नहीं है। ओपेक मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका उल्टा है, ये ट्रांसपेरेंट है, ओपेक नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है? 3 को निकाल देना है हमें। तो 3 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, तो यहाँ पे 2 बचा, आप देख रहे हैं, ये भी सही है, इंक्लूसिव भी है, तो 1, 2, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए पर्सन्स बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक? उसको सेक्स कहते हैं, लेकिन जब इसी सेक्स को हम एक कल्चरल या सोसाइटल स्टीरियोटाइप में ढाल देते हैं कि यदि बायोलॉजी ऐसा है, जिसको हम वुमेन कहते हैं या फीमेल कहते हैं, तो उसको घर में रहना है, उसको बर्तन चौखा चूल्हा करना है, बच्चों को पालना है, बड़ों की सेवा करनी है, वो इमोशनल होती हैं, उनको हंसना ऐसे है, उनको चलना ऐसे है, तब वो जेंडर जो है रोल में बदल जाता है। जेंडर इज सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट एंड सेक्स इज बायोलॉजिकल। फेमिनिस्ट ये कहती हैं और सही भी है, सॉरी। तो इसका सही आंसर है सेक्स। 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, ये किसने लिखा है? ये तो मुझे भी पता नहीं था, मैंने जब देखा तो पता लगा सिगमंड फ्रेड ने लिखा है। तो ग्रेट, ये आपको जानना चाहिए कि 3 एसेज ऑन थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी सिगमंड फ्रेड ने 1906 में लिखा था। फ्राइड आप जानते हैं कि कितने ज्यादा साइकोलॉजी पे इनका कितना सारा काम है, सिगमंड फ्रेड का। द गैंग प्लैंक आइडिया इज फाउंड ऑन द वर्क्स ऑफ। तो गैंग प्लैंक क्या होता है मैंने कई बार बताया, चलिए आज फिर बता देते हैं। ये हेनरी फायोल ने दिया था कि कम्युनिकेशन, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 2 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, और यहाँ पे मैनेजर जो है ये टॉप मैनेजर है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। यहाँ पे यदि इस डिपार्टमेंट में इस मैनेजर को कोई कम्युनिकेट करना है तो नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए उसको, लेकिन यदि इमरजेंसी होती है तो टेम्पोरली इस हायरार्की को ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, इसको गैंग प्लैंक फायोल ने कहा था। ऐसा करना पड़ता है कई बार, अदरवाइज ये स्केलर चेन के थ्रू कम्युनिकेशन ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी।
अकॉर्डिंग टू रिग्स, अभी हम लोगों ने रिग्स के बारे में पढ़ा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स डिनोट द ट्रेंड इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेड रिग्स जो है वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहे जाते हैं। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप जो अमेरिका में थी उसकी 10 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। इन्होंने कहा था कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ट्रेंड ये हो रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपेरिकल होती जा रही है। पहले नॉर्मेटिव थी तो नॉर्मेटिव टू इंपेरिकल, इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक होती जा रही है। मतलब इडियोग्राफिक मतलब ये एक इशू पे ही फोकस, लेकिन अब ये मल्टीपल इशू, मल्टीपल एरियाज, बिग एरियाज में कंपैरेटिव ज़्यादा हो रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि जनरल लॉ डेवलप करने की कोशिश कर रही है। फ्रॉम नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल हो रही है। इकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लार्जर इन्वायरमेंट से कैसे एडजस्ट करता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, इसकी स्टडी। तो ये तीनों उन्होंने दिया था, ये 3 चेंज टू ऑल ऑफ द वे। इनफैक्ट ये आप जो दूसरे स्टूडेंट मेरे हैं वो इसको एक समझें कि आपको एक लेसन है कि आगे ये पूछा जा सकता है। फ्रॉम नॉर्मेटिव टू एम्पेरिकल टू, फ्रॉम इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक, एंड फ्रॉम नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। 51 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? ऑफ कोर्स टेलर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द फ्रेंच फिलोसोफर सिमन डी वेवर बिलोंग्स टू रेडिकल फेमिनिज्म, सो सेकेंड वेव फेमिनिज्म बोलते हैं, बिकमिंग द सेकेंड सेक्स। उनकी जो बुक है बहुत फेमस है। द टर्म जेंडर आइडेंटिटी वॉज ओरिजिनली क्वाइंड बाय, तो ये तो एक अर्बिट क्वेश्चन है, इसको चलिए मैं अर्बिट कहता हूँ, जो कि इस पेपर में लगभग नहीं है, थोड़ा टफ है। कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन, लेकिन रॉबर्ट जे स्टॉलर एक साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी वर्ड कॉइन किया था। फिलीबस्टर जो है वो इंडिया में नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड टाइम मिलता है पार्लियामेंट्रियन को, लेकिन जो अमेरिका की सीनेट है वो उसकी अपर हाउस, उसमें कोई टाइम लिमिट जनरली नहीं है। कोई सीनेटर खड़ा होकर भाषण देता है तो उसको वहाँ जो चेयरपर्सन होता है सीनेट का, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो उसको बिठा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे इतने लॉन्ग स्पीच देते हैं कि लोग सो जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, पहले बहुत बारे फिलिबस्टर होते थे। ऐसा क्यों करते हैं कि यदि उनको टालना है कोई वोटिंग बिल पे तो वो फिलिबस्टरिंग करने लगते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अभी हमने देखा यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर, और ये दोनों भी है, तो कई बार बोथ बहुत सही होता है, लेकिन मुझे लगता है आई विल गो विद सेपरेशन ऑफ पावर। कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर पे बेस्ट है ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है, तो यदि इन्होंने ऐसा किया है तो यूनिक वे में अब सोच रहे होंगे सेटर, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर जो मॉन्टेस्क्यू है उस पर तो बेस्ट है ही। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ प्रीवी काउंसिल इन यूके? ये क्वेश्चन क्यों पूछा है पता नहीं। प्रीवी काउंसिल यूके में अब तो उसका घटते जा रहा है। वो एक तरह का सॉवरेन जो किंग है या क्वीन है उसके वो सलाहकार होते हैं, और उसमें जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड या ओल्ड या रिटायर्ड पॉलिटिशियन, पार्लियामेंट्रियन सबको किंग जो है वो अपॉइंट करते हैं, तो किंग अपॉइंट करते हैं इसमें। जस्ट आई फील आई शुड रिबेल अगेंस्ट फॉरेन रूल ओवर हिंदुस्तान, आई फील आई शुड रिबेल अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। तो जिसने भी कहा होगा वो उस समय कहा होगा जब इंडिया आजाद नहीं था, तो राम मनोहर लोहिया हो नहीं सकते हैं। नेहरू जी इस तरह से कास्ट के अगेंस्ट में ऐसे नहीं थे। लाल लाजपत राय के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये सावरकर ने कहा है, ये एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए भी और आगे भी आने वाले स्टूडेंट के लिए कि सावरकर ने ऐसा कहा था। उन्होंने पतित पावन टेम्पल भी बनवाया था रत्नागिरी में, और अनटचेबिलिटी के लिए उन्होंने काफी काम किया था 1923 से 1937 के बीच में। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये पेपर में यदि आप देखें तो 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट जैसे हैं, 1-2 क्वेश्चन जो हैं अर्बिट हैं, और करीब 50 क्वेश्चन जो हैं मैनेजेबल हैं। तो 50 में से कोई भी अच्छा स्टूडेंट 40 ला सकता है। इसीलिए मेरी आशा है कि यदि आपको अच्छे इसमें यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसमें 40 से 45 के ऊपर जो भी स्टूडेंट लाएगा उसको यहाँ पे अच्छे रैंक मिलेंगे इस पेपर में, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा टफर साइड में है पिछले पेपर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, इसके लिए भी थैंक्स। इसलिए भी मैं आज थका होने के बावजूद भी, क्योंकि आज मैंने 2 पेपर एनालाइज किया, मैं ये तीसरा पेपर एनालाइज कर रहा हूँ। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जब तक कि कोई बैच नहीं चलती है टेस्ट सीरीज, तब तक आपके लिए जो बेस्ट रिसोर्स है और ऑलवेज रहेगी, इवन बैच चलने पर भी, वो ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड CUET PG गाइड। इसका पूरा फायदा उठाएं और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।